हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। और चिंटू, आज पता है मैं 9th क्लास का कौन सा चैप्टर शुरू करने वाली हूँ? हाँ मैम, बताओ ना आज कौन सा शुरू करने वाली हूँ। बेटा, आज मैं फ्रांसीसी क्रांति शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में बेटा 3 क्रांतियां हैं और उसमें फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैम, चलो फिर जल्दी से बताओ। वैसे भी मैंने सुना है, कई बार हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा भी है कि फ्रांसीसी क्रांति का इफेक्ट बहुत आया था। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो बेटा, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी और एक अफवाह फैल गई थी। क्या अफवाह फैल गई थी? कि सम्राट ने सेना को नागरिकों पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। तो लोगों में इससे अंदर बहुत दहशत सी भर गई। उन्हें लगा कि यदि सेना घुस गई शहर में और अंधाधुंध गोलियां चला देगी तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ बच्चों कि 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन किया। ठीक है, जन सेना का मतलब लोगों की एक सेना बना ली। और उनके पास कोई हथियार तो थे नहीं, तो हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए थे। ऐसे में ही क्या हुआ कि पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर सैकड़ों लोगों का एक समूह चल पड़ा और बास्तिल का किला था। उस बास्तिल के किले की जेल को उन्होंने तोड़ डाला। क्यों तोड़ डाला? क्योंकि वहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। ठीक है, और इस लड़ाई में क्या हुआ कि जो बास्तिल का कमांडर था वो तो मारा गया। ठीक है, और वहां पे 7 कैदी थे उस समय, वो छुड़ा लिए गए। ये जो बास्तिल का किला था ना बच्चों, ये लोगों की घृणा का केंद्र था। क्यों था लोगों की घृणा का? कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र क्यों था? इसलिए था क्योंकि वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। यानी जो सम्राट है वो अपनी निरंकुश शक्तियां का वहां पे इस्तेमाल करता था। मतलब जिसको वो लगता था कि ये बंदा या ये व्यक्ति उसके लिए गलत है, तो वो क्या करता था, उसे बास्तिल के किले की जेल में डाल देता था। तो इसलिए वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो लोगों को उससे बहुत ज्यादा घृणा थी। तो जब वो लोग वहां पे हथियारों को प्राप्त करने के लिए बास्तिल के किले में घुसे और उन्होंने इस किले को तोड़ डाला। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा घृणा का प्रतीक था कि इसके जो अवशेष हैं, अवशेष का मतलब जो इसके ईंट पत्थर जो बच गए थे, उन्हें बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वज को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। मतलब लोगों ने उस चीज को भी खरीदा, जो ईंटें पत्थर जो इसके बच गए थे ना, वो सब भी लोगों ने खरीद करके अपने घरों में स्मृति चिन्ह यानी कि एक यादगार के रूप में संजो के रखा। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि लोगों में कितनी घृणा थी कि उन्होंने उसके अवशेषों को भी परचेज किया। हाँ मैम, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि ईंट पत्थर भी लोगों ने खरीद लिए और ये सोच के कि हाँ, यानी लोगों में तो बहुत ज्यादा इसके प्रति घृणा थी। हाँ बेटा, बिल्कुल इतनी ज्यादा घृणा थी कि लोगों को एक खुशी सी हुई जब बासिल का किला की जेल तो डाले किले को एकदम उसको ढा दिया गया। तो लोगों में एक बहुत ज्यादा खुशी हुई और जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने उसके अवशेषों को खरीद करके रखा। ठीक है, तो बेटा ये जो बासिल का किला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना रही थी। और इसके साथ उस समय क्रांति में जो है महंगाई
क्रांति के समय महंगाई जो बहुत बढ़ गई थी, ये भी फ्रांस की क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था कि जो जनता है वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। मतलब जो पाव रोटी एक साधारण जनता के रोज के इस्तेमाल की जो चीज है, उसकी भी कीमतें इतनी ज्यादा थी। लोगों को पाव रोटी खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में रहना पड़ता था। तो वास्तव में बच्चों, फ्रांस की जो ये क्रांति है, ये एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम थी। लंबे घटनाक्रम का मतलब कि खाली एक दो कारण ही नहीं है इसके लिए, काफी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों में एक असंतोष फैल गया था। और जब लोगों में इतना असंतोष हो जाएगा तो उसका रिजल्ट तो एक क्रांति में ही दिखाई देगा ना। तो यही हुआ कि लंबे घटनाक्रम का परिणाम थी, जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई। मैम उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? हाँ, बिल्कुल चिंटू, सही पूछ रहे हो। उस समय फ्रांस का सम्राट था लुई 16। आगे हम वही बताने जा रहे हैं आपको कि उस समय जो फ्रांस का किस तरह का समाज था, या लुई 16 ने क्या किया कि लोगों के मन में इतना असंतोष फैल गया था। तो सबसे पहले हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में देखेंगे। ठीक है, यानी हम फ्रांस के राजवंश के बारे में सबसे पहले देखेंगे। राजवंश का मतलब राजा कौन था और उसने क्या काम किया, वो सब हम देखते हैं। 1774 में बुर्बो राजवंश, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का जो राजवंश था उसका क्या नाम है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा राजवंश था, बुर्बो राजवंश। और राजा का नाम था लुई 16। तो लुई 16 या लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पे आसीन हुआ और उसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से। ठीक है, जब वो राजा बना था लुई 16, उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। ठीक है, यानी ज्यादा वो बड़ा नहीं था, इसलिए उसका जो समझ कहते हो इतनी, वो इतना मैच्योर भी नहीं था। उसको किस तरह से राजकाज किया जाए, किस तरह से फैसले लिए जाए, उसकी भी उसको इतनी समझ नहीं थी। राज्यारोहण के समय हुआ क्या कि उसको राजकोष एकदम खाली मिला। ठीक है, क्यों खाली मिला? क्योंकि फ्रांस काफी समय तक युद्धों में लगा हुआ था, जिससे उसके जो भी वित्तीय संसाधन थे ना, वो नष्ट हो गए थे। युद्धों के कारण उसके जो वित्तीय संसाधन है ना, वो नष्ट हो गए थे। और राज दरबार की शानो शौकत बचाने में फिजूल खर्च भी बहुत ज्यादा हो रहा था। राज दरबार की शानो शौकत का मतलब क्या है? क्योंकि राजा का जो महल है, काफी बड़ा महल था, वर्साई में उसका महल था। उस विशाल महल, उसकी शानो शौकत बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर से और क्या था कि फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज भी जुड़ गया था। 10 अरब लिब्रे, लिब्रे क्या था उस समय? फ्रांस की मुद्रा का नाम है बच्चों। तो हुआ क्या था कि फ्रांस ने जो है अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता की थी। ब्रिटेन के पास अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, तो इन 13 उपनिवेशों को छुड़ाने में लुई 16 ने अमेरिका की मदद करी। तो जब इस मदद में जो फ्रांस है वो भी युद्ध में लगा। ठीक है, तो युद्ध में काफी ज्यादा खर्चा हुआ और उस खर्चे से फ्रांस के ऊपर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज जुड़ गया था। ठीक है, और 2 अरब लिब्रे का बोझ ऑलरेडी इसको पहले से ही था। तो आप देखेंगे कितना, यानी 12 अरब लिब्रे से भी ज्यादा का कर्ज फ्रांस के ऊपर आ गया। अब इतना ज्यादा कर्ज किसको मिला? लुई 16 को। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, जो कर्जदाता थे यानी कर्ज जिन्होंने दिया था, उन्होंने 10% ब्याज की वो मांग भी कर रहे थे, यानी ऊपर से ब्याज की राशि भी थी। तो इससे क्या हुआ, जो फ्रांसीसी सरकार है वो कैसे उस खर्चे को पूरा करे, कैसे कर्जे को चुकाए,
उसके लिए वो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे उनके कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर हो रही थी। उनके नियमित खर्चे जैसे कि सेना के रख रखाव पर, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए भी काफी ज्यादा खर्च हो रहा था। तो सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई, यानी अब उसके पास और कोई चारा नहीं था कि वो करों में ही वृद्धि कर सकती थी। ठीक है, तो 18वीं सदी में क्या हुआ कि जब ये ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट यानी जो सरकार बाध्य हो गई, तो इन करों का बोझ जनसाधारण पर पड़ा। ऐसा क्यों? जनसाधारण पर ही क्यों पड़ा? उसमें तो कर सभी को देने चाहिए थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है चिंटू, कि जो तीसरा एस्टेट था, अभी मैं बताती हूँ आपको कि फ्रांसीसी जो समाज का ढांचा क्या था। वो समाज जो है 3 एस्टेट में बटा हुआ था और जो तीसरा एस्टेट जनसाधारण का था, उन्हीं पे ही कर्जों का बोझ आया था। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी देखो एक्सप्लेन करती हूँ। ये फ्रांसीसी समाज का ढांचा आपको नजर आ रहा है, यानी फ्रांसीसी समाज जो है 3 एस्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, 3 एस्टेट में पहला यानी प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। जो प्रथम एस्टेट में कौन आता था? ये पादरी वर्ग आते थे। ठीक है, यानी पादरी जो जो चर्च के स्वामी होते थे ना, उन्हें पादरी वगैरह कहा जाता था। ठीक है, द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, जो नोबल लोग होते थे वो सब द्वितीय स्टेट में आते थे। और तृतीय स्टेट में बच्चों बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील ये भी थे, किसान और कारीगर भी थे, और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर भी थे। यानी जो जनसाधारण था वो सारा तृतीय स्टेट में आता था। तो ये जो तृतीय स्टेट था ना बच्चों, इसी को ही कर देने पड़ते थे। ठीक है, बाकी जो दूसरे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट है, इन दोनों को कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, इन्हें कर नहीं देना पड़ता था। ऐसा क्यों? क्यों चिंटू, दिमाग में आई बात ये? हाँ मैम, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब सम्राट ने जब कर लगाए तो खाली तृतीय स्टेट को ही कर क्यों देने पड़ते थे? अगर वो द्वितीय स्टेट के लोग थे उन्हें भी तो कर देना चाहिए था। हाँ बेटा, लेकिन उस समय क्या था कि ये जो प्रथम एस्टेट है और द्वितीय स्टेट है, उनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, यानी उनको करों से छूट मिली हुई थी। और ये फ्रांसीसी समाज का ये बहुत ही गलत ढांचा था उस समय का, और यही क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा करी थी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब कर इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे और करों का बोझ खाली कुछ लोगों पे ही आएगा, तो उससे स्वाभाविक है कि वो असंतोष बढ़ेगा, और वो असंतोष का रिजल्ट किसी न किसी क्रांति में ही होगा। ठीक है ना? तो फ्रांसीसी समाज का आपने देखा कि 3 एस्टेट में बटा था। केवल तीसरे स्टेट के लोग यानी जनसाधारण ही कर अदा करते थे। और बच्चों, उस समय फ्रांस में ज्यादातर जो आबादी थी उसमें 90% लोग जो थे वो किसान थे। किंतु समस्या ये थी कि वो जमीन के मालिक नहीं थे, यानी उनके पास खुद की जमीन नहीं थी। 60% जमीन किसके पास थी? कुलीनों, जज और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। देखो कितने, मतलब जिन लोगों को कर चुकाना है उनके पास जमीन नहीं है, और जमीन किसके पास है? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों के पास, जो कुलीन और जज यानी पादरी लोग, और जो तीसरे स्टेट में जो रिच पीपल थे उनके पास ही जमीन थी। साधारण बाकी जो किसान थे वो उनकी जमीन पे ही खेती करते थे, उनके पास खुद की जमीन नहीं थी। ठीक है, प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त था। कैसा विशेष अधिकार प्राप्त था? कि उन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट मिली। कितनी गलत बात है कि उन्हें
ये जन्मजात विशेषाधिकार था कि प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट के जो हैं लोग वो टैक्सेस नहीं चुकाएंगे। कुलीन वर्ग को कुछ विशेष सामंती अधिकार भी थे। कैसे सामंती अधिकार थे कुलीन वर्ग को? कि वो किसानों से सामंती कर भी वसूल करता। आप ये सोचो, एक तो राजा जो कर लगा रहा है वो तो वो जनसाधारण यानी किसान मजदूर ये तो चुकाने होंगे, साथ में कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो भी किसानों से सामंती कर वसूल करता था। ठीक है। और किसानों को स्वामी के घर उनके खेतों में काम करना पड़ता था, उन्हें जरूरत पड़ने पे सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती थी, सड़कों के निर्माण में भी सहयोग देना पड़ता। तो किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? तो आप देखेंगे कि ये जो बात है इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे असंतोष बढ़ना शुरू हो गया और जो चर्च है वो भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद जो धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। यानी अब देखो, कुलीन वर्ग भी कर वसूल कर रहा है और चर्च के जो पादरी हैं वो भी धार्मिक कर वसूल कर रहे हैं। तो ये सारा कर किसको देना पड़ रहा है? तीसरे स्टेट के लोगों। तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को भी कर चुकाना पड़ता था। यानी पादरी लोग को अलग, कुलीन वर्ग को अलग और सरकार को भी कर चुकाना होता था। जैसे कि टैल नाम का एक प्रत्यक्ष कर था और कई अनेक अप्रत्यक्ष कर भी थे, जैसे कि नमक और तंबाकू जैसी रोजाना की जो वस्तु है जो रोजाना उनके उपभोग में काम आती थी, उन वस्तुओं पे भी टैक्स लगाया जाता था। अब सोचेंगे, इस प्रकार राज्य का वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता ही वहन कर रही। मैम ये तो बहुत ही गलत हो रहा था। मैं ये सब बातें सुनकर मुझे तो ऐसे लग रहा था कि तो क्रांति होनी ही है। कब तक वो बेचारे कर चुका सकते हैं? उनके पास खुद की जमीन नहीं, ऊपर से उनसे हर कोई कर ले रहा है, उनकी कमाई इतनी नहीं, महंगाई भी बढ़ रही है, ये सारी बातें हो रही है तो फिर तो क्रांति गलत नहीं हुई। हाँ बिल्कुल बेटा, क्रांति तभी होती है जब कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। इतनी सब चीजें एक साथ जुड़ गई तो फिर वो क्रांति के रूप में ही उसकी परिणति होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जीने का संघर्ष। मतलब देखिए और क्या स्थिति थी कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है बेटा वो बढ़ती जा रही थी। 1715 में 2.3 करोड़ थी और 1789 में ये जो पॉपुलेशन है ये करीब 2.8 करोड़ हो गई। यानी कि जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो अनाज का उत्पादन है वो उतना नहीं हो रहा था, वो कम ही हो रहा था। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, जब अनाज का उत्पादन कम यानी उत्पादन कम, मांग ज्यादा, पूर्ति कम, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कीमतों का बढ़ना। तो उसकी वजह से पाव रोटी की कीमतों बढ़ने लग गई। तो जो जनता रोज के काम में आने वाली पाव रोटी है उसको भी बड़ी भयंकर कीमत देख करके ही प्राप्त करती थी। पाव रोटी के लिए लाइन में उन्हें लगना पड़ता था, लड़ाई झगड़े होने लग गए, औरतें खड़े खड़े थक जाती थी पाव रोटी के लिए और ऊपर से महंगे दाम में उन्हें लेना पड़ता था, इससे आपस में उन्हें झगड़ा भी होने लग गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। साथ में आप देखेंगे कि जो मजदूर थे, जो मालिकों के यहाँ जो काम करते थे कारखाने में मजदूर, उनकी भी महंगाई के साथ साथ उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी, जिससे क्या हुआ, अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी आर्थिक असमानता पैदा हो गई। और इसके साथ साथ और क्या हुआ, अब चीजें बद से बदतर हो गई जब प्राकृतिक आपदा और आ गई, यानी सूखे और ओले का प्रकोप। कहीं पे अकाल पड़ गया, कहीं पे
बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हो गई, तो इनकी वजह से क्या हो गया, उनकी जो फसल है वो खराब हो रही थी। ठीक है, तो ये फसल का खराब होना भी क्या कर रहा था, महंगाई को बढ़ा रहा था। तो ऐसे में जीविका संकट पैदा हो गया। जीविका संकट मैम, मतलब जीविका संकट का क्या मतलब होता है? जीविका संकट का मतलब है बेटा कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति अपने जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी प्राप्त करने के लिए संकट में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए, यानी जो रोजमर्रा का जो उसे खाना भोजन जो चाहिए ना, वो भी वो नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो जीविका संकट है। तो ये स्थिति भी पैदा हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रांति की ओर बढ़ने का ही ये कदम है कि ऐसी स्थिति लोगों में एक असंतोष को इकट्ठा कर रही है। ठीक है, फिर आगे हुआ क्या, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उभरता हुआ मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग कैसे उभरा कि जो तीसरा स्टेट का वो समूह जो कि पढ़ रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और जिसके पास कहीं से पैसा आ गया व्यापार से और वो शिक्षित हुआ, तो उसने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाने की शुरुआत की। और ये क्या था, ये एक मध्य वर्ग था। इसने समुद्र पारीय व्यापार, यानी कि समुद्र को क्रॉस करके कहीं दूसरी जगह अपना सामान बेचने का काम किया, और ऊनी और रेशमी कपड़ों का उसने व्यापार किया, उससे उससे काफी संपत्ति को अर्जित किया। किसने, जो व्यापारी लोग थे। ये एक मध्यम वर्ग के रूप में उदय हुआ। ये पढ़ा लिखा भी था और समृद्ध भी था। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक सेवक, वकील भी, जो पढ़ करके प्रशासनिक सेवक वगैरह बने या वकालत जिन्होंने सीखी, उनका क्या मानना था कि किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद उन्हें असलियत समझ में आई कि ये जो जन्मना यानी जन्मजात जो विशेष अधिकार प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को मिले हुए हैं, ये बहुत गलत है। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, न कि जन्मना विशेष अधिकार। ठीक है, जॉन लॉक, ये नाम याद रखेगा, जो जॉक रूसो, इन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करी। ये वहां के दार्शनिकों के नाम हैं जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए, एक ऐसा समाज होना चाहिए जो बंधुत्व पे आधारित हो। और फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ही संदेश पूरे यूरोप को दिया था। ठीक है, देखेंगे आप, ये देखिए, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये किसकी बुक है, लॉक। उसने इस बुक में राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। यानी इस बुक में उसने बताया कि जो राजा है, नहीं तो ये कहा जाता था कि मैं ही राज्य हूं, और मैं राजा के देवी और निरंकुश अधिकार क्या थे, यानी राजा अपनी मनमानी कर सकता है और राजा देवता के तुल्य है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और उसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। तो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने इस बात का खंडन किया कि गलत है, राजा के पास देवी और निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए। इसी तरह एक और दार्शनिक रूसो, उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बुक थी, उसमें जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू एक और दार्शनिक का नाम है। उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही थी। ठीक है, यानी कि सरकार की ये अंग होनी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इसमें ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन
यानी सत्ता का विभाजन होना चाहिए। ठीक है, और ये लोकतंत्र की आधारशिला है। आप भारत में भी इस चीज को देखते हैं ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ मैम, हमारे यहाँ पे भी तो सरकार के तीनों अंग है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ बिल्कुल, तो मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी बुक में इस बात को कहा था। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर लिया था ना, उससे के बाद वहां इसी मॉडल की सरकार भी बनी थी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू के विचारों का वहां पे इफेक्ट आया था। ठीक है, फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी रही। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, दार्शनिकों के इन विचारों पे कॉफी हाउस, सैलून की गोष्ठियों में क्या हुई, गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। यानी कि बहस और वाद विवाद की संस्कृति को जन्म दिया। और प्रेस की भूमिका बढ़ी। प्रेस की भूमिका का मतलब पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से ये जो दार्शनिक हैं, इनके विचारों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। लोगों ने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। पुस्तकों अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो भी उसको समझ सके। ठीक है, तो इस तरह से प्रेस का भी बहुत इसका भूमिका रही। और लुईस 16 जो था, उसने क्या किया, राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगा दिए। आपको बताया वो मजबूर हो गया था, क्योंकि उसके पास करों का इतना बोझ हो गया, और उन्होंने उस करों को किस पे लगा दिया, जनसाधारण पर। अब देखेंगे, ऑलरेडी जनसाधारण पे पहले से स्थिति खराब थी। पादरी वर्ग भी उन पे कर लगा रहा था, कुलीन वर्ग भी इन पे कर लगा रहा था, और सरकार ने भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत सारे कर जो है जनसाधारण पे लगाए। तो उससे क्या हुआ, इसने आग में घी का काम किया, यानी लोगों में इस व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, तो ये सारा जो बात से आपको क्या समझ में आया चिंटू? मैम, मुझे यही समझ में आया कि जो फ्रांस है उसमें ये जो क्रांति हुई वो धीरे धीरे लोगों में कीमतों की वजह से, उनको जो जीविका संकट पैदा हो गया उसकी वजह से, और जो पढ़े लिखे लोगों ने लोगों की जो विचारों को बदला उनकी वजह से, और लुईस 16 ने जो काम किया, करों का बोझ डाल दिया, और ये जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को जो विशेषाधिकार दिए, ये तो बहुत गलत थे। तो इन सब बातों ने लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा भर दिया कि वो बाद में क्रांति के रूप में फूट पड़ा। अरे वाह चिंटू, तुम्हें तो सब कुछ समझ में आ गया। जैसे चिंटू को समझ में आया, वैसे मेरे सारे बच्चों को आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलूंगी। ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस वीडियो को समझ करके एसएसटी में अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेके आए। ठीक है, ओके बाय।